हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिविक्स क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो पहले तो लेसन का नाम लिख देते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन। क्वेश्चन ही है, लेसन का नाम जो है क्वेश्चन के सेंस में। क्या है डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी और क्या है डेमोक्रेसी, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी क्यों बेटर है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये पढ़ेंगे। तो वेस्ट नहीं करते हैं शाम समय को और पूरा करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं हम पेन का। पहला तो है सवाल व्हाट इज डेमोक्रेसी, लेकिन इसके पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। ये तो आप तुम लोग भी अर्लियर क्लास में पढ़े हो कि 1900 के पहले, before 1900, most of the countries were undemocratic. There are two types of government. One is democratic government, another is undemocratic, also called the non-democratic government. Non-democratic form of government. इसके बाद हम ये भी आएंगे कि डेमोक्रेसी का वेयर फ्रॉम द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड, कहाँ से आया है ये वर्ड। लेकिन पहले हम लोग यही अनडेमोक्रेटिक पे चले आते हैं। बिफोर 1900 we can say that 19 till 1950 most of the countries were undemocratic. कैसे थे? monarchy system was there, king, राजा, राजशाही. another was the autocratic system, जिसके बारे में तुम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। थर्ड लेसन आता है जिसका नाम है राइज ऑफ हिटलर। मोनार्की क्या था? वन किंग वाज देयर एंड किंग्स फैमिली मेंबर्स लाइक द मोस्टली द एल्डर सन्स। जब भी होते थे मोस्टली उसके एल्डर सन हुआ करते थे, जो कि सक्सेसर हुआ करते थे, उत्तराधिकारी। आफ्टर द किंग हिज सन, देन सन सन एंड सीरीज ऑफ द सन्स। और ऑल द पावर्स लाइड इन द हैंड्स ऑफ द किंग। सारा पावर किंग के हाथ में था, जिसको हम लोग बोलते थे एब्सोल्यूट पावर। ये ऑटोक्रेसी में 1%, ये जरूरी नहीं है, ये हेरिडिटरी होता था मोनार्की। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटरी, मीन्स वंशानुगत। हेरिडिटरी मीन्स द government was passed from the king to his son and his successors, and coming on successors were getting the kingdom. ऑटोक्रेसी में हम लोग 9 क्लास में एक लेसन, थर्ड लेसन पढ़ता है हिस्ट्री का, जिसमें एक हिटलर नाम का व्यक्ति आता है, 1% हिटलर। एब्सोल्यूटिज्म इसको बोलते हैं। ऑल द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ 1%। चलो अब ये तो हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग डेमोक्रेसी में जाएंगे। कैसे डेमोक्रेसी? अब नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में देयर इज डेमोक्रेसी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी की डिराइवेशन कैसे हुआ ये डेमोक्रेसी का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप तुम लोग। अब जब डेमोक्रेसी, पेन का कलर चेंज लेते हैं, डेमोक्रेसी is derived from two words. One word is the democratia. This is the Greek word. Greece is a country. इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। One is the demos, another is the kratos. Demos means people and kratos means the rule, means rule of the people. हम लोग जब जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं तो ये भी पढ़े हैं कि अब्राहम लिंकन, द फेमस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हैड सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। बट वी आर इन द 9th क्लास। तो 9th क्लास में जब हम लोग जाते हैं तो इसका पूरा का पूरा सेंस चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होता है इसको हम लोग जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तब उसका फीचर देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या फीचर है। लेकिन सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी, ये हम लिख दे रहे हैं, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म, 1 मिनट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम GOVT लिख दे रहे हैं, पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग समझ लेना। एग्जाम में GOVT नहीं लिखना है, गवर्नमेंट पूरा लिखना है।
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू गो सो फार। चलो अपने इंडिया में चले जाते हैं। लास्ट ईयर 2024 वन इलेक्शन टुक प्लेस, एक इलेक्शन हुआ जिसमें ये तो तुम लोग जानते हो 543 मेंबर्स का इलेक्शन हुआ लोकसभा के। हम लोग किसको चुने? अपने रूलर्स को चुने, पीएम को चुने, डिफरेंट पोर्टफोलियो पढ़े जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में जाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे। किस तरीके के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड दैट सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स। बट यहाँ पे हम लोग जब जा रहे हैं तो डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ की रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, लोगों के थ्रू चूजन होते हैं। और ये लेकिन ये सिंपल डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है, ये रिमाइंड करता है डेमोक्रेसी पीपल का रोल है। बट क्या होता है इसमें कि अगर उसका डेफिनेशन को अनथिंकिंग मैनर में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे तो हर चीज, हर गवर्नमेंट को हम लोग बोलेंगे कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि वेयर द इलेक्शन टेक्स प्लेस देयर इज द डेमोक्रेसी। ये इलेक्शन होना जरूरी नहीं है, बहुत सारी और भी बातें हैं। लेकिन हम लोग पहला क्या देखते हैं इसमें कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब हम लोग चुनने जाते हैं वहां फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आता है। और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। क्या बहुत सारी बातें आएंगी कि जैसे कि हम लोग, यह पहला सवाल आता है कि हु आर द रूलर्स। फर्स्ट है हु आर द रूलर्स, कौन है ये लोग, कौन है? तो इसका भी जवाब है द रूलर्स whom we choose ourselves, हम लोग खुद जिनको चुनते हैं वो रूलर्स हैं। और दूसरी बात आती है, बात कर लो। हाँ, तो यहाँ क्या आता है कि ये एमसीक्यू हो जाता है म्यांमार तीनों से। ये तीनों का तीनों, एक म्यांमार हो गया, एक चिले हो गया, सऊदी अरेबिया, तो ये सब एग्जांपल है। द क्वेश्चन पूछा जाएगा, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द एमसीक्यू भी हो सकता है और 2 मार्क्स भी हो सकता है क्वेश्चन। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो म्यांमार गवर्नमेंट, चिले गवर्नमेंट, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट। यहाँ पे तो म्यांमार में एक लेडी का नाम है, बहुत फेमस लेडी थी, आंग सान सू की। उसको अबाउट 28 ईयर्स तक हाउस अरेस्ट रखा गया बिकॉज शी वाज इंस्पायरिंग द पीपल, लोगों को इंस्पायर कर रही थी। अब आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में। तो जस्ट आवर नेबरिंग कंट्री डिवाइडेड फ्रॉम इंडिया, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान इन 1999 परवेज मुशर्रफ डिड अ मिलिट्री कू। मिलिट्री कू होता है मतलब मिलिट्री हमला किया। और वो जो पावर में द प्राइम मिनिस्टर थे पीएम नवाज शरीफ, ही वाज ओवरथ्रोन, उसको वहां गद्दी से उतार दिया और खुद को वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। दिस इज अगेन द एमसीक्यू क्वेश्चन है कि ये चीफ इन 99 व्हाट द पोस्ट ही गिवन टू हिमसेल्फ, खुद को ही हैड गिवन, तो चीफ एग्जीक्यूटिव किया। 2002 में वो क्या कराया, एक रेफरेंडम कराया। और रेफरेंडम टू, एक रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट वोट। हियर माय वर्ड्स प्रॉपरली, concentrating, referendum means a direct vote where the whole the electorate means the persons who are choosing the government, they are asked to say yes or no in favor means against any statement। कोई स्टेटमेंट दिया गया उसके फेवर में बोलना है। तो वो क्या बोला, वो रेफरेंडम कराया, मतलब एक तरह का वोटिंग था। एंड पीपल वर आस्क्ड टू गिव हिम द कि शुड आई बी द चीफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे अपने आप को ये क्या कर दिया, वहां का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया कि रेफरेंडम में यही कराया कि शुड आई कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और नॉट। एंड वो जो था एक तरह का इलेक्शन था, कैंपेनिंग था, और उसमें क्या किया गया कि इसमें वो 2002 में अपने आप को जब किया तो वो 2002 में वहां का प्रेसिडेंट बन भी गया। लेकिन वहां पे कुछ लोग इसका विरोध किए। यहाँ एक एमसीक्यू है, रेफरेंडम हुआ एमसीक्यू में और एमसीसी में आता है 2002 में, ये प्रेसिडेंट बन जाता है। और यहाँ पे क्या आता है कि जो पाकिस्तानी मीडिया थे,
पाकिस्तानी मीडिया, हम बोल देते हैं, सिर्फ कुछ बातें हैं जो कि लिखने का जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, दे सेड दैट दिस वाज ऑल ऑन द बेस ऑफ द मैल प्रैक्टिसेस, मतलब गलत ढंग से किया गया था और पाकिस्तान को ये अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया था, प्रोक्लेम कर दिया था। तो यहाँ पे तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। और आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट 2002 में वो क्या करता, पाकिस्तानी मीडिया ने सब कुछ ने तो कर दिया कि इसका ये मैल प्रैक्टिस पे बेस होता है। 2002 के अगस्त में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करता है और ये लीगल फ्रेमवर्क, ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू दिस he could dismiss the नेशनल एंड नेशनल असेंबली, एक साथ हम लिख नेशनल एंड प्रोविंशियल, वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत सिंपल वर्ड है। असेंबली एक साथ लिख दे रहे, इससे हो जाएगा कि दोनों साथ में आ जाएगा वर्ड। नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल एनर्जी को, ही हैड द पावर टू डिसमिस द नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल। जैसे नेशनल कर लो हमारे सेंट्रल का गवर्नमेंट और प्रोविंशियल हमारे स्टेट का गवर्नमेंट, पाकिस्तान वहां प्रोविंस का नाम दिया गया है। और वो क्या किया कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया, सब इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और इसको भी हम कर देते हैं, ये एमसीक्यू है, सब 2002 का बात है, यहाँ पे ब्लू पेन से कर देते हैं एमसीक्यू। और ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है अगस्त 2002, ये भी एमसीक्यू है और ये भी एमसीक्यू है। और ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार क्या किया कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का क्या था, इसमें सारे डोमिनेंट कौन थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, और मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में सारा पावर था डोमिनेट की इलेक्शंस होगा, यहाँ इलेक्शन होंगे, ये नेशनल असेंबली के भी इलेक्शन होंगे, प्रोविंशियल, लेकिन ऑल द रूलिंग पावर इन द हैंड ऑफ द आर्मी ऑफिशियल्स एंड परवेज मुशर्रफ ऑफिशियल्स एंड परवेज मुशर्रफ, आई एम रिटराइटिंग, इस परवेज मुशर्रफ को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए समझने के लिए, परवेज मुशर्रफ, सारा उसके हाथ में था कि जो भी ऑर्डर करेगा आर्मी के, वे दो THOU दो, मतलब हालांकि वहां इलेक्शन हो रहे थे, नेशनल असेंबली भी बन रही थी, प्रोविंशियल असेंबली भी बन रही थी, लेकिन पावर किसके हाथों में था, दे कुड नॉट टेक एनी डिसीजन, दे कॉन्ट टेक एनी डिसीजन, दिस प्रोविंशियल असेंबली कुड नॉट टेक एनी डिसीजन। जैसे आज हमारे यहाँ जो भी डिसीजन होता है, ये तुम लोग 8th क्लास में भी पढ़े हो कि मेजोरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द लोकसभा मेंबर्स, जो असेंबली के मेंबर्स है, जैसे हमारा लोकसभा का मेंबर का 2/3 मेजोरिटी, प्रोविंशियल अगर स्टेट में पास कराना है तो वहां के 2/3 मेंबर का मेजोरिटी से होता है। यहाँ ये खत्म हो गया, ऑल दिस हैपेंड टू कि वट एवर द डिसीजन वाज टू बी टेकन, जो भी डिसीजन लेना है इन द हैंड्स ऑफ द परवेज मुशर्रफ एंड हिज आर्मी ऑफिसर, ये सारा कुछ सारा लॉ चेंज कर देते थे, नया लॉ बना देते थे, अमेंडमेंट जो भी मन में आया इन लोग अपने मन से ही डायरेक्टली कर दिया करते थे। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का पहला फीचर आता है, इसी से होता है द डिसीजन मेकिंग पावर। अब देखो डिसीजन मेकिंग पावर क्या आता है, डिसीजन मेकिंग पावर आज हमारे नेशनल पार्लियामेंट के पास है, पावर मस्ट रेस्ट, देखो ये फर्स्ट है फीचर्स, यहाँ हम इसको ये दो को हटा देते हैं, यहाँ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पहला फीचर मीन्स विशेषता, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो विशेषता है कि द डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज, मतलब डिसीजन मेकिंग का पावर किनके हाथों में होना चाहिए, जो कि इलेक्टेड, हु आर इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों के थ्रू चुने जाते हैं, ये फर्स्ट हो गया। अभी हम इसमें दूसरा भी आएंगे, लेकिन उसके पहले एक और स्टोरी शुरुआत होती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। थोड़ा पेन का इंक हम भर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू बोलते चले जाते हैं। चाइना भी हमारा नेबरिंग कंट्री है नॉर्थ साइड में, और चाइना में एक वहाँ का पार्लियामेंट है जिसका वहाँ चाइनीज नेम है, और ये तो जोकिंग में लोग बोलता है यहाँ पे उसको, उसका ऐसे नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यहाँ इस पार्ट को तुम लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, तुम इसको हटा के लिख दे रहे हैं,
इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। हमारे पार्लियामेंट का नाम है लोकसभा और राज्यसभा, उनके पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और चाइनीज नाम सुन के सारे बच्चों को हंसी आती है, जिसको बोलते हैं क्वांगवो रेनमिन दाइबियाओ दावी चाइचुचुई। मतलब पूरा नाम था क्वांगवो रेनमिन। आई एम राइटिंग द शॉर्ट इन योर बुक, इन योर पेज नंबर इट इज गिवन इन द पेज नंबर 5 इट इज गिवन क्वांगवो रेनमिन दाइबियाओ दावी। और इसमें कितने मेंबर्स थे? 3000 मेंबर्स थे। और ये 3000 मेंबर्स का इलेक्शन कौन करता था? वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विथ इट्स 8 अदर अलायंस। मतलब उसके साथी हुआ करते थे, छोटी छोटी पार्टी होती थी। अब सोच लो, अगर तुम्हारे क्लास में हमें किसी मॉनिटर का चुनाव करना, इलेक्शन करना है, एंड आई हैव टेकन वन नेम से राम। चलो बच्चों, राम को वोट करना है, कितने लोग, और हम डिसाइडेड हैं कि सिर्फ राम को ही वोट करना है, किसी और को वोट नहीं करना है। सम पर्सन्स विल गिव द वोट, सम पर्सन्स विल नॉट गिव द वोट, व्हाटएवर द रिजल्ट, कुछ भी है लेकिन चुना राम जाएगा। क्या ये डेमोक्रेटिक है? पहला तो परवेज मुशर्रफ था, डेमोक्रेटिक नहीं था, बिकॉज ऑल द पावर वाज रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द आर्मी रूलर्स। जो भी पावर था वो आर्मी रूलर्स के हाथ में था, जो डिसीजन वो लेते थे वो हुआ करता था। और किसी भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन में इवन खड़ा भी होना है तो इनका परमिशन लेना पड़ता था। और ये कंडीशन बना रहा कि 2002 2003 तक था, अभी भी वही कंडीशन है। ये चाइनीज, ये नेशनल पीपुल्स कांग्रेस 3000 में से जो पर्सन को इलेक्ट करेगी, जिस पर उस, जैसे अभी जो वहां का प्रेसिडेंट है उसको भी चुना गया है इसी के थ्रू, 3000 मेंबर्स चुने हैं। एक और कंट्री है मैक्सिको, ये आ जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये एमसीक्यू हो जाता है तुम लोगों का। मैक्सिको, मैक्सिको में क्या कंडीशन है कि ये तो फर्स्ट है, हम आगे इसको मिटाते चले जाएंगे। मैक्सिको 1930, अपनी आजादी के बाद इन 1930 मैक्सिको बिकम इंडिपेंडेंट। एंड ये इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या हुआ, वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ऑन एवरी 6 years द प्रेसिडेंट इलेक्शन टेक्स प्लेस। एक पार्टी है जिसका नाम है PRI, इसका फुल फॉर्म तुम लोग उल्टा करोगे, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये भी हो जाता है, रेड पेन से कर देते हैं। एमसीक्यू मैक्सिको, ये भी एमसीक्यू हो जाता है। व्हेन द मैक्सिको बिकम इंडिपेंडेंट, हमारे कंट्रीज में 5 years पे इलेक्शन होता है, मैक्सिको में 6 years पे इलेक्शन होता है। अब ये क्या होता था वहां पे कि PRI सारे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी। दोज हु वर इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज दे हैड टू टेक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ द PRI के इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के मीटिंग में हिस्सा लेना पड़ता था forcefully. Second, the teachers were forced, the teachers were called to force the parents to give the vote in the favor of the PRI के फेवर में ही वोट करना है, किसी दूसरे पार्टी को वोट नहीं करता है। और भी आता है उसमें कि लास्ट मिनट पे 11th आवर बोलते हैं हम लोग, लास्ट मिनट बोलते हैं 11th आवर। 11th आवर मतलब लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ ही बदल दिया जाता था, पोलिंग बूथ शिफ्ट कर दिया जाता था। मतलब समझ लो कि हम जहां हैं, और जनरली जो पोलिंग बूथ होते हैं जिस एरिया में होते हैं वहां से 1 और 2 किलोमीटर और मैक्सिमम 5 किलोमीटर के रेडियस में होते हैं। आज हमको पता है कि हमको वोट देने जाना है, सो एंड सो, एक आई एम ए पर्सन ए, आई हैव टू गो एट एक्स विच इज 5 किलोमीटर अवे। बस क्या है कि लास्ट मिनट, आज इलेक्शन होने वाला 7 बजे सुबह में, एंड 7 अर्ली मॉर्निंग आई एम नोइंग इट इज चेंज टू वाई, ये कहाँ चला गया, यहाँ से 18 किलोमीटर अवे, आई विल बी रिलक्टेंट, हम छोड़ दिए, छोड़ो कौन वोट करने जाएगा इतना 18 किलोमीटर। तो ये हो जाता था। तो यही यहाँ पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो नहीं रहा है। और जो PRI थी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल की। और दूसरी बात क्या, कैंपेनिंग में, अपने पार्टी के कैंपेनिंग में टू मच मनी वाज स्पेंट, पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता था। अपोजिशन पार्टी मेंबर्स वर हरास्ड और उनके मीटिंग को डिसरप्ट कर दिया जाता था। जितने भी अपोजिशन पार्टी के, ये MCQ हो गया, इस पार्ट को तो हम यहाँ से हटा देते हैं।
अपोजिशन पार्टी का जितना भी मीटिंग होता था उसको डिसरप्ट, उसके मेंबर्स को तंग किया जाता था। मीडिया एवरीथिंग वाज पब्लिशिंग इन द फेवर ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, पीआरआई गवर्नमेंट के फेवर में मीडिया कुछ भी पब्लिश करती थी। और जो भी अगर इवन द जुडिशियरी का भी रूल नियम को चेंज कर दिया जाता था। तो अब यहाँ क्या आता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड, सिंपल लिख देते हैं छोटा, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर, देखो ये तो फ्री नहीं था, कहां से फ्री था? फ्री एंड फेयर, फेयर तो किसी भी ढंग से नहीं था। फ्री एंड फेयर क्या होता है? ईच वोटर इज गोइंग टू वोट एंड नोबडी इज गोइंग टू कम हिम, नोबडी इज सेइंग हिम कि तुमको इसके फेवर में वोट करना है, अगर इसको जबरदस्ती टीचर्स कहे और ये कहे। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था मैक्सिको का, पाकिस्तान का भी फ्री एंड फेयर नहीं था, चाइना का तो बात ही नहीं उठता, उसको तो डेमोक्रेसी बोल ही नहीं सकते। अगर एक सिंगल पार्टी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पार्टी को वोट करना है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। हम लोग एक एक करके स्टोरी बाय स्टोरी हम लोग जानते जाते हैं, दो फीचर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे थर्ड फीचर जब हम लोग आते हैं डेमोक्रेसी का, तो फिर एक हमारे सामने एग्जांपल आ जाता है। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या देखते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट का एग्जांपल है कि थर्ड फीचर है। ईच पर्सन शुड हैव पावर, इसका एग्जाम्पल भी आएगा, पावर ऑफ 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, हर वोट का इक्वल वैल्यू होना चाहिए। अब हम लोग चले आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स अगेन आते हैं, एग्जाम्पल में आते हैं, हम यहाँ लिखेंगे उसको हटा दिया करेंगे। सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया until 2015, सऊदी अरबिया SA, until 2015 the female did not have the voting right। फीमेल, आई एम राइटिंग, यहाँ लिख दे रहे हैं, फीमेल वोटिंग राइट नहीं था उनको, वोटिंग ऐसे भी जो भी वोटिंग होता था। एक और कंट्री है एस्टोनिया, ये सब एमसीक्यू हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कब तक उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं था, ये एमसीक्यू एस्टोनिया का भी हो जाएगा। एस्टोनिया द कंडीशन वाज दैट वहां पे रशियन माइनॉरिटी, रशियन जो लोग कम संख्या में थे, माइनॉरिटी और मेजोरिटी, मेजोरिटी मींस ग्रेटर नंबर और माइनॉरिटी मींस लोअर नंबर, स्मॉलर नंबर। रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वोट, इन लोगों को वोट देना ही मुश्किल था, वोट देना तो अलग बात है, वोट दे ही नहीं सकते थे। तीसरा आता है फिजी, वहां जो इंडिजीनियस फिजी होता है, मतलब कि जो वहां का ओरिजिनल फिजी, his vote had the more value than the Indian फिजियन। तो देखो हम लोग इसको कहीं से भी हम लोग नहीं बोल सकते डेमोक्रेसी, फीमेल को वोटिंग राइट नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, रशियन माइनॉरिटी को डिफिकल्ट है वोटिंग करना, फिजी में इंडिजीनियस को ज्यादा पावर है। समझ लो कि एक पर्सन है ए, इलेक्शन में स्टैंड किया, मतलब कॉन्टेस्ट किया, एक पर्सन बी है, ए को मिलते हैं इंडिजीनियस फिजी के, इंडिजीनियस के उसको मिलते हैं कितने, 210 वोट्स, समझ लो, और बी को मिलते हैं इंडियन फिजियन से 260 वोट, बट दिस इज नॉट विनिंग, दिस पर्सन इज विनिंग बिकॉज द वोटिंग पावर ऑफ द वोटिंग वैल्यू ऑफ द इंडिजीनियस फिजी इज मोर। तब यहाँ का हम लोग इसी के बेसिस पे हम लोग ये जो थर्ड EMCQ हो गया, इसको तुम लोग ये ले लेना स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये इसी का डेफिनेशन है। थर्ड फीचर था, ईच पर्सन शुड हैव पावर ऑफ 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, हर वोट का इक्वल वैल्यू होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं कि एक और कंट्री का एग्जांपल, थ्री फीचर्स हो गए। अब हम इसको पूरा का पूरा हटा देते हैं, 3 फीचर्स के बाद एक नया तैयार करेंगे। एक और कंट्री है JANU-PF, कंट्री का नाम JANU-PF नहीं है, कंट्री का नाम है जिम्बाब्वे, एक क्रिकेट का टीम भी है जिम्बाब्वे। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंट 1980 में जिम्बाब्वे, ये एमसीक्यू हो गया, जिम्बाब्वे आइवरी कोस्ट के आसपास है, जिम्बाब्वे बिकम इंडिपेंडेंट। और वहां की आजादी में नेशनल मूवमेंट में किस पार्टी ने हिस्सा लिया था? उस पार्टी का नाम था JANU-PF।
ये नाम तुम लोग याद रखना, जेनू पीएफ। और ये जो वहां की नेशनल पार्टी है, इसका एक लीडर हुआ करता था रॉबर्ट मुगाबे। He was the freedom fighter. He took the part in the freedom movement. After becoming that, what we say, the independent, he became the president of the that what we say, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का वो प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन वो he was a famous popular person, but he used also the dirty tricks। dirty tricks में क्या क्या वो dirty tricks इस्तेमाल किया करता था कि अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शन किया करता था। और उसका गवर्नमेंट क्या किया कि ओवर द इयर्स इस गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। पूरे के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के साथ इसमें क्या किया, प्रेसिडेंट वाज बिकमिंग लेस अकाउंटेबल। प्रेसिडेंट लेस अकाउंटेबल है, तो लेस अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ, जिम्मेवारी उसको कुछ भी नहीं, कुछ भी हो जाए, गड़बड़ हो जाए, उसका हम जिम्मा नहीं लेते हैं। ये कोई जिम्मा लेने के लिए तैयार नहीं था। वो भी जैसे मैक्सिको में था, डर्टी पी को ठीक से लिख देते हैं, डर्टी ट्रिक्स का यूज किया करता था। और अपोजिशन पार्टी मेंबर्स को यहाँ पे हरास किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट और ये कोई भी मूवमेंट चलता था, रैलीज निकलते थे, दे वर थॉट एज दिस इज द डिस्टर्बिंग द गवर्नमेंट। और इस सब पे बैन किया हुआ था, कोई भी नहीं कर सकता था। इवन यहाँ तक कि जुडिशियरी का निर्णय, समटाइम्स द डिसीजंस ऑफ द जुडिशियरी वेयर चेंज, जजेस वेयर अंडर द प्रेशर। जजेस थे अंडर द प्रेशर। क्या कह सकते हैं इसको, डेमोक्रेसी कह सकते हैं। पॉपुलर पर्सन है, लेकिन इलेक्शन में वो बहुत सारा डर्टी ट्रिक्स तो इस्तेमाल किया ही। प्लस जो भी न्यूज़पेपर मीडिया जो भी थे, वो सब फेवर में, इन द फेवर ऑफ द रॉबर्ट मुगाबे पार्टी, जानू पीएफ पार्टी, दे वेयर कैंपेनिंग। जो भी कैंपेनिंग होता था उसी के पार्टी के फेवर में हुआ करता था। अब इसका तो ऐसे को गवर्नमेंट को हम लोग नहीं कह सकते हैं। और जर्नलिस्ट जो भी हुआ करते थे, जर्नलिस्ट पत्रकार है जो उसके अगेंस्ट लिखा करेंगे, उनको सजा दे दी जाएगी। तो कोई भी उसके अगेंस्ट बोलने का था। लास्टली 2017 वन एमसीक्यू इज हियर, रेड पेन से कर लेते हैं। वन एमसीक्यू, व्हेन जिम्बाब्वे बिकम इंडिपेंडेंट और 2017 में व्हेन ही was forced to leave the post of the president, उसको छोड़ दिया गया। अब इसी के बेसिस पे हम लोगों का क्या एक चौथा फीचर आ जाता है कि इन ए डेमोक्रेसी कि गवर्नमेंट रूल, ये सारा तो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में काम नहीं करता था। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं चलता था। तो ये फोर्थ फीचर आ जाता है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बच्चों अगर हम सामने नहीं भी आएंगे, क्योंकि लिखते वक्त मेरे सामने आना जरूरी नहीं है, आप लोग इसका देखते जाइएगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स, शासन करती है जो लिमिट्स सेट किए गए हैं, विद इन द लिमिट्स सेट बाय व्हाट। बोलो तो हमारे गवर्नमेंट में किस चीज के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देता था। एंड सिटीजन्स राइट को देखते हुए काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, सिटीजन्स राइट्स। तो चार के चार फीचर हो गए। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, तो यू शुड राइट दिस क्वेश्चंस का आंसर। जो 4 पॉइंट हम दिए, 4 पॉइंट्स, ये सारा आंसर हो गया बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। सारे यहाँ पे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है। तो चलो यहाँ से हम लोग इसको रोकते हैं। यहाँ तक तो हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े। अब पूछते हैं आर्गुमेंट। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स, मतलब उसके मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं। तो कुछ लोग आर्गुमेंट्स भी देते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आता है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी विच ब्रिंग्स, वो क्या लाता है,
इंस्टेबिलिटी लाता है। देखो कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर बार बार वहाँ के स्टाफ मेंबर को चेंज किया जाए तो वहाँ इंस्टेबल होता है, लोग वहाँ पे जाना कतराते हैं। तो यही कहता है लोगों का करना चेंजिंग, मतलब लीडर्स बदलते रहते हैं। इस इलेक्शन में ये दिस लीडर इज दैट इलेक्टेड, दिस पार्टी इज इलेक्टेड, इन नेक्स्ट इलेक्शन अनदर पार्टी इज इलेक्टेड। एंड सेकेंड पॉइंट आ जाता है तो इंस्टेंट अस्थिरता लाता है। तो दिस इज द इलेक्शन। सेकेंड क्या आता है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। देखो क्या होता है, हमारी इंडिया में बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कंपटीशन, बहुत सारी पार्टियां हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, पावर प्ले होता है एंड पावर प्ले, पॉलिटिकल कंपटीशन में पावर प्ले, इसका नतीजा क्या होता है, ये डज अवे फ्रॉम द क्या बोलते हैं मोरालिटी, नो स्कोप मोरालिटी का कोई, इट हैज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी का कोई स्कोप ही नहीं है। सब एक पार्टी दूसरे को गाली दे रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी इसको गाली दे रही है। हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल हमारे कंट्री का, व्हेन द इलेक्शन कैंपेन आर डन, जब इलेक्शन का कैंपेन होता रहता है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल और मेनी अदर पार्टीज, दे कीप ब्लेमिंग अदर्स, जिस पार्टी ने ऐसे किया, नरेंद्र मोदी ने ऐसे किया, राहुल गांधी ने ऐसे किया, तो ये एक दूसरा पे तो कोई मोरालिटी का स्थान ही नहीं है। थर्ड आ जाता है कि सो मेनी पर्सन्स आर कंसल्टेड। अब इसका एग्जांपल बताएंगे, सो मेनी पर्सन्स आर कंसल्टेड, इतने लोगों को कंसल्ट किया जाता है। हाँ बच्चों, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर द गिव द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इतने लोगों को कंसल्ट किया जाता है कि दैट इट टेक्स डिले, या तो इसको टेक्स डिले, इट डिलेज द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को डिले करा देता है। जैसा कि तुम लोग जानोगे कि क्या होता है, हमारे लोकसभा राज्यसभा में कोई भी बिल पास किया जाता है, वो लॉ बनता है तो 3 स्टेप्स में होता है, और 3 स्टेप पास करने में बहुत समय लगता है। ये कहा जाता है कि व्हेन मेनी हेड्स कम टुगेदर देन करेक्ट डिसीजन, लेकिन करेक्ट डिसीजन में बहुत देर हो जाता है, मतलब कोई भी डिसीजन इंस्टेंटली तुरंत नहीं लिया जा सकता है। फोर्थ क्या हो जाता है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नो, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो चुने हुए लीडर्स, दे डू नॉट नो, डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का सबसे अच्छा भला नहीं जानते, नो द बेस्ट, लोगों की सबसे अच्छी भलाई की बातें वो नहीं जानते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, मतलब इनको जमीनी हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और पांचवा है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो, नहीं जानते हम जैसे लोग, व्हाट इज गुड फॉर देम, और यही हम लोग धोखा खा जाते हैं चुनने में। हम लोग झांसे में आ जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई भी प्रॉमिस कर दिया, उसके हम लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, उसको वोट कर देते हैं। यही है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो अबाउट द, और ये इन लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तो आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी था, तो उसके पक्ष में भी तो कुछ होगा, उसके फेवर में भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब इसका एक एग्जांपल लो, चिल कैसे आर्गुमेंट्स इसके फेवर में कैसे देते हैं। तो पहला इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक स्टोरी है, चाइना में 1958 टू 1961 a means destructive famine occurred and 3 crore people were perished in this, 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई। चाइना के की गवर्नमेंट ने उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, और उसी तरह समय में एट द सेम टाइम इंडिया वाज आल्सो ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड सच कंडीशंस डिड नॉट अकर इन इंडिया एवर। ऐसा नहीं हुआ, क्यों हुआ सोचो, हमारे यहाँ चाइना में तो भाई कोई
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है नहीं, वन पार्टी गवर्नमेंट है, देयर इज नोबडी टू आस्क एनी क्वेश्चन टू देम, कोई का नहीं क्वेश्चन पूछने वाला है। वही इंडिया में चले जाओ तो एक रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, जहां कुछ होगा अपोजिशन पार्टी वाले पीछे सीखना। चाइना में इतना भी है कि द प्रेस द मीडिया इज नॉट अलाउड टू पब्लिश अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ तो तुरंत मीडिया को पावर दिया हुआ, राइट्स हमें दिए गए हैं, जो कि तुम लोग जाओगे लास्ट लेसन में डेमोक्रेटिक राइट्स, राइट टू स्पीक, राइट टू पुट ओपिनियन। तो वहां पे ओपिनियन का नहीं है, यहाँ तुरंत क्या बोलते हैं कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, जितनी मीडिया है, प्रेस है, सब पीछे पड़ जाएंगी। और उसका नतीजा क्या होगा कि इंडिया में इस तरीके का कंडीशन नहीं हो सकता। याद रखना, दिस इज ऑल्सो MC रेड पेन, आई शुड राइट विद द रेड पेन। लॉन्ग आंसर भी तुम लोगों को दे दिए हैं, शॉर्ट आंसर भी बाद में दे देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है इंडिया में नहीं हुआ। तो एक डेमोक्रेटिक इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट इसका जो आर्गुमेंट का फेवर आता है। ये तो तुम लोग इसका MCQ हो गया, इसको हटा देते हैं, क्योंकि 1 by 1 हम लिखते जाएंगे कि फर्स्ट यू विल राइट इट, डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अच्छे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिकॉज इट इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। तो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब ये जिम्मेवारी लेता है। तुम लोग खुद एग्जाम्पल देख लो, कोविड पीरियड। कोविड पीरियड में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट वैक्सीन आउट ऑफ कॉस्ट दिया, राशन लोगों को फ्री में बांटा गया। तो डेमोक्रेसी में अगर फेमिन भी आता है तो फेमिन से निपटने के लिए सरकार वहां पे मेथड अपनाती है, ये ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा जब चले जाते हैं तो आ जाता है, दूसरा भी रीजन है कि हम लोग पढ़े कि डेमोक्रेसी में डिसीजन डिले होता है। अब उसका प्रोसेस बता देते हैं। जब भी गवर्नमेंट, जब लोकसभा राज्यसभा में किसी भी कानून को पास करना है या तो अमेंडमेंट चेंज करना है, तो उसमें क्या किया जाता है, बिल उसको जब लाने के पहले बिल बोलते हैं, उसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रीडिंग होता है। फर्स्ट रीडिंग में कंसर्न मिनिस्टर ड्राफ्टिंग करके लाते हैं, सेकेंड में उसमें डिस्कशन होता है। कभी कभी जल्दी डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, कभी तो 6 महीने भी लग जाते हैं। और लास्ट है वोटिंग इन फेवर और अगेंस्ट, जब 2/3 मेजोरिटी से, तो ये टेक टाइम है। और यहाँ लोकसभा से पास हो जाने के बाद वो राज्यसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये तो समय ले रहा है, लेकिन कहा जाता है व्हेन मेनी हेड्स ज्वाइन टुगेदर, बहुत सारे लोग एक साथ बैठेंगे तो सबका दिमाग चलेगा, सो ऑल विल यूज देयर ब्रेन, और ये क्या लाएगा, करेक्ट डिसीजन लाएगा। तो डेमोक्रेसी में क्या है, ये दूसरा आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द, क्योंकि बहुत सारे हेड थे, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी को क्या करता है, अच्छा सुधार देता है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब हम लोग थर्ड फेवर में लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में लोकसभा में गई, राज्यसभा में गई, और सबने मिलजुल कर लिया। और क्या होता है, अब हमारे कंट्री इंडिया में चले जाओ, हमारे कंट्री इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, पारसीज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देख लो हमारे इंडिया में कभी भी कंडीशन बिगड़ता है तो गवर्नमेंट आगे आ जाती है कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल को रोकने के लिए। तो डेमोक्रेसी में ये भी संभावना है कि जब भी कुछ होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट और किसी भी आपस में जो भी आपस में स्ट्रगल होगा तो उसको गवर्नमेंट सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आगे आ जाएगी। तो ये क्या करती है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड, यहाँ इट लिख दे रहे हैं, बड़ा वर्ड हो रहा है, इट प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ, मतलब डील करना, उसके साथ क्या करना, उसको संभालना। तो डील विथ डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी लॉन्ग आंसर ये है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी और आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डिफरेंसेस मतलब आपस में तो भाई डिफरेंस होगा, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम क्रिश्चियन, हिंदू क्रिश्चियन, ये है। तो डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स,
ये 3 पॉइंट आ जाते हैं। अब चौथा जो पॉइंट आता है वो क्या होता है डेमोक्रेसी के फेवर में, कि अब देखो यहाँ हम लोगों को जब भी होता है द पोलिंग इलेक्शन का समय आता है तो ईच पार्टी कंसल्ट्स द सिटीजन्स, और लोग सारे ये ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे कैंपेनिंग करते हैं, मतलब वोटिंग के लिए वहां पे प्रमोशन करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। तो ये क्या करता है, लोगों का डिग्निटी बढ़ता है, हमें वोटिंग देने का राइट है। डेमोक्रेसी क्या करता है, इट इम्प्रूव्स, नो, इट को इनहेंसेस बोलेंगे, इट इनहेंसेस द डिग्निटी, इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, लोगों का डिग्निटी होता है रिस्पेक्ट, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, लोगों का सम्मान को क्या करता है, डिग्निटी बड़ा, मतलब उसको इंक्रीज कर देता है। और अब देखो यहाँ क्या होता है कि अगर किसी भी मोनार्की में जाओगे, कि दूसरी बात है कि देखो हमारे सिस्टम में, हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम में क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट के सिस्टम में दिया हुआ है कि हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं और पब्लिक भी अपना निर्णय बदल सकती है कि इस टर्म में हमने क्या किया कि जिस गवर्नमेंट को वोट किया था, दिस गवर्नमेंट इज नॉट प्रूविंग इटसेल्फ कि वर्किंग फॉर द पीपल, तो हम लोग गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। इट इज द, हम डेमोक्रेसी में लिख रहे हैं, जहां पे भी इट होगा वहां डेमोक्रेसी लिख देना। इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इट अलाउज, गवर्नमेंट जहां पे भी जो बीटी उसको गवर्नमेंट कर लेना, एज इट अलाउज टू करेक्ट, क्या करेक्ट, करेक्ट हमारे खुद के मिस्टेक को, या तो पार्लियामेंट ने गड़बड़ किया या खुद हमने गड़बड़ किया है, टू करेक्ट इट्स, 1 minute, it is a better form of government as it allows us टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स, अपने खुद की गलतियों को दूर करने का मिस्टेक्स, ये मौका देती है डेमोक्रेसी। यहां तक तो ये क्वेश्चन का तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी आता है इसमें, सिर्फ हम बोल देते हैं, कुछ एमसीक्यू आएगा तो देंगे। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी तो हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी वेयर एनी एवरीवेयर इज डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी में हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव एमएलए, एमपीज, वार्ड कमिश्नर्स एक्सेट्रा, वी गिव द पावर ऑन बिहाफ ऑफ देयर वर्क बिकॉज इट इज अबाउट इम्पॉसिबल टू बाय अस द सिंगल कॉमन पीपल टू मेक एनी डिसीजन टू डू द ऑल वर्क। समझ लो कि हमारे जैसे लोग विचार डूइंग द वर्क इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और वो लोग क्या करेंगे, हमारे पास समय तो नहीं है कि टू मेक द अरेंजमेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करने का हमारे पास समय नहीं है, वाटर फैसिलिटी, जॉब फैसिलिटी एक्सेट्रा, तो हम लोग किसको भेज देते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए है, एमपीज है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन का प्रोसेस है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिकॉज इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है कि एवरीवन टू सिट टुगेदर, हम जैसे लोग जो कहीं अर्निंग कर रहे हैं एक साथ बैठे और सारा डिसीजन ले, बहुत छोटे से कंट्री में पॉसिबल है, एक छोटे से मोहल्ले में पॉसिबल है, एक छोटे से गांव में पॉसिबल है, एक पूरे कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू टेक द डिसीजन। और अगर हम लोग कर भी लें, अगर मान लेते कि हम लोग कर ले कि हाँ हम लोग सारा डिसीजन लेंगे, हम लोग लाइट इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट करेंगे, हम लोग वाटर फैसिलिटी का अरेंजमेंट करेंगे और मेनी मोर द पब्लिक फैसिलिटीज अरेंज करेंगे, तो क्या हमारे पास उसका स्किल है, हमें आता है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको ये आता है, वो एक्सपर्ट है इस मामले में। इसीलिए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है कि हम अपने बिहार पे कुछ लोगों को भेज देते हैं। और जब डेमोक्रेसी की बात आएगी तो डेमोक्रेसी कहाँ नहीं है, घर में भी डेमोक्रेसी है। कोई भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है तो घर के सारे मेंबर्स मिलजुल कर करते हैं, ये नहीं कि पापा फादर बोल दिए कि हाँ आई विल टेक द डिसीजन, एवरीबॉडी इज दैट फोर्स्ड टू व्हाट वी से एक्सेप्ट दैट। In many matters all the family members even the children are consulted, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में तुम लोगों के पेरेंट जो है तुमको कंसल्ट करते हैं। एक कोई स्कूल समझ लो, किसी स्कूल में चल जाओ, इफ यू आर गोइंग टू द स्कूल, एनी डिसीजन इज नॉट टेकन बाय द प्रिंसिपल और द मैनेजमेंट, yes sometimes taken the decision but sometimes the meeting is taken place between the staff members, among the staff members
हम लोग बिटवीन ही बोलेंगे, बिटवीन द स्टाफ मेंबर्स एंड द मैनेजमेंट। एंड सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम देयर, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस, हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसको क्या आप लोग इसके फेवर में है? क्या आप लोग को लगता है ये ठीक रहेगा? तो ये है वर्ड डेमोक्रेसी का। लेकिन अगर हमारा फोकस है कि अगर कहा जाए तो ट्रू मायने में डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हम लोग देख लिए, उसके फेवर में देख लिए। अगर हम लोग वहां पे मोनार्की में कहा जाता है कि मोनार्की डिसीजन फास्ट होता है, ऑटोक्रेसी में डिसीजन फास्ट होता है। लेकिन जो डिसीजन फास्ट होता है, हम लोग प्रोवर्ब बोलते हैं, हिंदी का ही है, कि देर आए दुरुस्त आए, और जल्दी का काम शैतान का। बेटर डू डिले द वर्क, और दूसरा क्या, हरी मेक्स वरी, देर करो, जल्दीबाजी में कोई भी काम खराब होता है। तो ये हो तो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी बेटर है। सबसे बड़ी बात है कि सारे सिटीजन्स को डिग्निटी मेंटेन रहता है, हमारे वोटिंग देने का राइट है। हमारे पास देख लो, जब भी इलेक्शन का समय आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए जाते हैं, एमपी जाते हैं, हमसे कंसल्ट करते हैं। तो जो भी कहा जाए, ओवरऑल द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। बेटर नो, बेस्ट तो कभी भी नहीं बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी अपना टारगेट कभी पूरा नहीं कर सकती है। डेमोक्रेसी अगर हमेशा ऐसा किया जाता है, एवरी टाइम एक्सपेक्टेड द गवर्नमेंट, एवरी टाइम वी दैट ब्लेम द democratic government, whatever bad happening, the government is responsible, anything happening government is made responsible for that. So हम लोग कह तो नहीं सकते हैं कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो यही तुम लोगों की एक छोटा सा लेसन था, डेमोक्रेसी। सारा शुरू से अंत तक डेमोक्रेसिया से लेके सारा कुछ हो गया तुम लोगों का। इसमें कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी दे दिए और शॉर्ट आंसर भी क्वेश्चन दे दिए। बच्चों, ये 9th क्लास के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड वीडियो है। ये तुम लोग के लिए पूरा से फर्स्ट लेसन कवर अप कर रहा है, और फर्स्ट लेसन कवर अप कर रहा है तो आप लोग, फर्स्ट तो थिंग है, ये तो मेरा भी काम बनता है। अगर ये पसंद आता है तो तुम लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर तो जरूर करो, और वॉच करना सबसे जरूरी है। लेकिन एक लास्ट पॉइंट, बेल आइकन जरूर पुश कर देना, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है तुम्हें समय पर पहुंचती रहे और तुमको समय पे वीडियो मिलता रहे। इतना कहते हुए, कुछ ऐसा भी है कि कुछ तुम लोगों को हम क्वेश्चन भी दे देंगे, पर्सनल कांटेक्ट नंबर दे देंगे, उसमें तुम लोगों को चला जाएगा, क्वेश्चन का नोट्स भी भेज दिया करेंगे। तो ठीक है बच्चों, गुड बाय, वी विल मीट इन द another with another class with a different subject, geography. Okay, thanks, goodbye.